हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर नंबर 7 टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये हमारा टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस में है ये हमारा। और अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा तो जाकर के सिलेबस एक बार चेक कर लो। मैंने अपलोड कर दिया है इसका वीडियो एंड इंस्टाग्राम पर भी आपको मिल जाएगा। नोट्स चाहिए तो उसके लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको हाईलाइट सेक्शन में नोट्स मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो आप मुझे SMS कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, हमारा बातचीत हो चुकी है हमारी। इसके पहले वाला जो हमारा टर्म 2 के सिलेबस में जो चैप्टर आने वाला है वो भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, उसके लिए भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमें क्या पढ़ना है टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले तो हम टर्सरी एक्टिविटीज़ देखें कि ये होता क्या, इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। देखो टॉपिक वाइज लिखी हुई है कि क्या होता है टर्सरी एक्टिविटीज़ और इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। टर्सरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड बोथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इसमें भी प्रोडक्शन हो रहा है और एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्शन तो बेसिकली हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में होता था, सेकेंडरी एक्टिविटी में होता था। टर्सरी एक्टिविटी में भी क्या हो रहा है, ये इंक्लूडेड है, मतलब प्रोडक्शन होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटी में बेसिकली जो प्रोडक्शन होता था वो क्या होता था, वो जो हमारे फसल वगैरह होते थे, जो भी हमारे होते थे उनका प्रोडक्शन होता था। ठीक है, इनिशियली में जो भी इनिशियल स्टेज में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका होता था प्रोडक्शन। सेकेंडरी एक्टिविटी में उनसे आगे कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और फिनिश्ड हो जाती हैं वो। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर था। लेकिन टर्सरी एक्टिविटीज़ में किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें हो रहा है सर्विसेज का प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है परफॉर्म्ड बाय स्किल्ड लेबर प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट्स। इसमें स्किल्ड लेबर होते हैं, प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे आपको सेमी स्किल्ड या फिर अनस्किल्ड लेबर दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे क्या है, स्किल्ड लेबर इसमें काम करते हैं। और जो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी होता है उसमें क्या होता है, हमारे अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं और सेमी स्किल्ड लेबर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया हमारा कि टर्सरी एक्टिविटी में क्या होते हैं, स्किल्ड लेबर इंक्लूडेड होते हैं। प्रोडक्शन, अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन है उसमें उससे हमें क्या समझ में आ रहा है, तो प्रोडक्शन इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है, तो वो हो रहा है सर्विसेज का। ठीक है, यहाँ पे किसी सामान का नहीं हो रहा है, किस चीज़ का हो रहा है, सर्विसेज का। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब एक्सचेंज क्या क्या इन्वॉल्व करता है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे सर्विसेज हैं। आउटपुट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। जो आउटपुट्स हैं वो किस चीज़ में मेजर हो रहे हैं, जो हमारे सर्विसेज है जो हम किसी को प्रोवाइड कराते हैं वो किस चीज़ में मेजर्ड होते हैं हमारे, तो वेजेस और सैलरीज में। ठीक है, उनके बदले में हमें क्या मिलता है, या तो वेजेस मिलते हैं, सैलरीज। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। टर्सरी एक्टिविटी क्या है, उसमें क्या इंक्लूडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। अब देखो टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़ हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स है। ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ आइटम्स। ट्रेड क्या होता है, किसी भी चीज़ को खरीदना बेचना ही क्या होता है, ट्रेड होता है हमारा। ऑल द सर्विसेज आर स्पेशली इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट। जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड होते हैं वो क्यों होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए होते हैं। ठीक है, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाला होता है उसको भी क्या होता है, प्रॉफिट होता है। द टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ऑल दिस वर्क्स टेक प्लेस आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स। जहाँ पे भी ये होते हैं, ठीक है, जिस भी जगह पे जिस भी प्लेस में ये काम होते हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स के काम होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं। अब देखो ट्रेडिंग सेंटर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा गया है। पहला तो है रूरल एंड दूसरा क्या है, अर्बन मार्केटिंग सेंटर। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, रूरल मार्केटिंग सेंटर। कैटर टू नियर बाई सेटलमेंट्स, ये कहाँ पे होता है, जो सेटलमेंट्स होते हैं उनके आसपास होता है ये रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। अब रूरल से ही लग रहा है कि ये क्या होगा, ये विलेज वाला एरिया होगा, कोई अर्बन एरिया नहीं होगा। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड। यहाँ पे क्या, जो भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज। अब देखो रूरल एरियाज में पीरियोडिक मार्केट्स क्या है, आर फाउंड वेयर देयर आर नो रेगुलर मार्केट्स। ये कहाँ पे लगते हैं पीरियोडिक मार्केट्स, जहाँ पे रेगुलर मार्केट नहीं होते हैं। ठीक है, अब ऐसा हमारे पास होता है, हमारे एरिया के आसपास होता है कि कोई मार्केट है जो हमेशा रहता है, मतलब आज आप इस फल वाले के पास गए तो कल भी जाएंगे तो आपको वो फल वाला वहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पीरियोडिक मार्केट्स इन रूरल एरियाज में नहीं होता है। पीरियोडिक मार्केट्स में बेसिकली क्या होता है, ये वीकली होते हैं, बाई वीकली होते हैं। ठीक है,
1 सप्ताह के बाद लगाए जाते हैं, 2 सप्ताह के बाद लगाए जाते हैं, या फिर महीने में एक बार। इस तरह से ये मार्केट्स लगाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी स्पेसिफाइड डेट्स को लगाए जाते हैं एंड ये एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं और वहाँ पे जा कर ये लगाते हैं। मतलब ये बहुत बिजी होता है इसमें, ठीक है। आज इन्होंने यहाँ पे मार्केट लगाया, कल ये जाकर के अपनी दुकान कहीं और लगाएंगे, ठीक है। इस तरह का होता है पीरियोडिक मार्केट हमारा, जो कहाँ होता है, रूरल एरियाज़ में बेसिकली लगाया जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, अर्बन सेंटर्स के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। रूरल सेंटर तो हमारा कंप्लीट हो गया, मार्केट सेंटर। अब अर्बन मार्केटिंग सेंटर में क्या हमारा, हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। अब उसमें तो वेल डेवलप्ड सर्विसेज बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो भी सर्विसेज होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे, बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज मिलेंगे यहाँ पे। प्रोवाइड ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे क्या होते हैं, ऑर्डिनरी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। इसके अलावा जो भी स्पेशलाइज्ड गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। अब देखो उसके अलावा क्या है, सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए भी यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ का सर्विस चाहिए, आपको कोई टीचर चाहिए या फिर कोई भी प्रोफेशनल चाहिए, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। रिटेल ट्रेडिंग, अब देखो एक चीज़ तो भाई समझ लो, जो मैंने समझाया नहीं स्टार्टिंग में, कि जो भी हमारे देखो लॉयर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब अपना जो स्किल होता है, जो इनका नॉलेज होता है, वो हमें एज अ सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और बदले में इन्हें क्या मिलता है, वेजेस मिलते हैं, सैलरी मिलती है, ठीक है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपना नॉलेज देते हैं, हमें नॉलेज के रूप में सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो समझ लो कि ये जो लॉयर्स की सर्विस हो गई, टीचर की सर्विस हो गई, कोई भी प्रोफेशनल सर्विस, वो हमें अर्बन मार्केटिंग सेंटर में इजीली अवेलेबल होती है, मिल जाती हैं। लेकिन यही अगर आप रूरल सेंटर में जाकर के देखो, रूरल मार्केटिंग सेंटर में, वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ सबका क्लियर हो चुका होगा कि क्या है अर्बन एंड रूरल मार्केटिंग सेंटर्स, ठीक है। अब देखो अर्बन मार्केटिंग सेंटर में हमारा आता है रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग क्या है, सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। याद रखना रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है, जो भी गुड्स होते हैं हम डायरेक्टली किसको देते हैं, कंज्यूमर्स को देते हैं। कंज्यूमर्स डायरेक्टली बाय करते हैं रिटेल ट्रेडिंग से। टेक प्लेस इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट्स और स्टोर्स सोली डिवोटेड टू सेलिंग। अब ये कहाँ पे लगाया जाता है, रिटेल ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, तो ये फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब जिस तरह से हमारा रूरल में हो रहा था बिल्कुल वैसा नहीं होता है, एकदम फिक्स्ड होता है कि यहाँ पे ये सामान मिलता है और ये बेचा ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिक्स्ड स्टोर्स होते हैं स्पेशली सेलिंग के लिए। अब देखो आगे क्या हमारे पास, नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। नॉन स्टोर का देख लो भाई, रिटेल ट्रेडिंग का कि कौन सा नॉन रिटेल ट्रेडिंग है, तो स्ट्रीट पेडलिंग हो गया, हैंड कार्ट्स हो गया, ट्रक्स, डोर टू डोर सर्विसेज आपको रोज़ देने आएगा क्या, नहीं आएगा। मेल ऑर्डर हो गया, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट, ये सब क्या है हमारे नॉन रिटेल ट्रेडिंग है, एग्जाम्पल्स हैं, देख लो। उसके बाद हमारा आता है रिटेल ट्रेडिंग के बाद होलसेल ट्रेडिंग। ये क्या होता है, कंस्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस थ्रू न्यूमरस इंटरमीडिएटरी मर्केंट्स एंड सप्लाई हाउसेज एंड नॉट थ्रू रिटेल स्टोर्स, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बल्क बिजनेस होता है। होलसेल का मतलब ही होता है थोक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा बल्क बिजनेस होता है, जिसमें कि इंटरमीडियरी मर्चेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब बिचौलिया जिसको हम बोल सकते हैं। तो जो भी रिटेल स्टोर्स में आते हैं सामान, वो बिचौलिए से आते हैं, ये डायरेक्टली रिटेल स्टोर्स में नहीं जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब बहुत बड़ा कोई भी फैक्ट्री है जहाँ पे सामान बन रहा है, वहाँ से डायरेक्टली हम खरीदते हैं क्या, कोई भी छोटा सा दुकान होता है वो डायरेक्टली जाकर खरीदता है, नहीं खरीदता है। तो आप वैसे ही समझ लो, यहाँ से कोई लेकर के गया, उसके पास भी इससे थोड़ा सा छोटा होगा, ये लेकर गया उससे थोड़ा सा छोटा हो गया, यहाँ से कोई खरीदा फिर छोटा, फिर उससे गया लेकर के छोटा सा दुकान, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इससे समझ में आ गया होगा आपको। आगे अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में। ट्रेड एंड कॉमर्स तो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हमारा क्या था, ट्रांसपोर्ट था एक्सचेंज में, ठीक है। उसके बाद कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट देख लो भाई क्या है, इट इज़ अ सर्विस और फैसिलिटी बाय विच पीपल एंड मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आर फिजिकली कैरिड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ट्रांसपोर्ट क्या है, एक ऐसी सर्विस है, एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे पीपल्स, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर गुड्स, ये सारे फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह तक कैरिड होते हैं, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। अब इमोशनली नहीं लेकर के जाया जाता, उनको उठा कर लेकर जाया जाता है, ठीक है। अब आगे देखो हमारे पास क्या है, क्रिएटेड टू सेटिस्फाई मैन्स बेसिक नीड ऑफ मोबिलिटी।
ये क्यों क्रिएट करा गया है ट्रांसपोर्ट? तो जो हमारी बेसिक नीड है मोबिलिटी की, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने की जो नीड है हमारी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। पहले हम पैदल चल करके जाते थे, उसके बाद साइकिल आई, बाइक आया, धीरे धीरे हम एरोप्लेन में बैठने लगे, तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस मेजर्ड कैसे किए जा सकते हैं? तो किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस एंड कोस्ट डिस्टेंस। किलोमीटर में आप पूछते हो ना कितनी दूर जाना भाई, तो इतनी किलोमीटर जाना है, कितना टाइम लगेगा इतनी दूर जाने में, टाइम बताते हो, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस मेजर हो रहा है। कोस्ट डिस्टेंस, भैया उतना दूर जाने का कितना किराया लोगे, कोस्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस। देखो 3 तरह से मेजर किए गए हैं, याद कर लेना उसको। अब आगे देखो हमारे पास क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट। कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करती हैं भाई? डिमांड अफेक्ट करती हैं। डिमांड फॉर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे इन्फ्लुएंस्ड होगा? साइज ऑफ पॉपुलेशन, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का डिमांड होगा, और जितना कम पॉपुलेशन होगा उतना ही डिमांड क्या होगा, कम होगा पॉपुलेशन का, ठीक है। तो अफेक्ट हो रहा है ना हमारा ट्रांसपोर्ट, जितना पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, जितना कम पॉपुलेशन होगा उतना कम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रूट्स भी अफेक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट को। रूट्स कैसे? क्योंकि लोकेशन ऑफ सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो मैं एक बात बताती हूँ, रूट्स कैसे अफेक्ट करते हैं। हमारे यहाँ देखो अभी तक रोड नहीं है, सड़कें नहीं बनी है हमारे यहाँ जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो यहाँ पे उतना नहीं होता है, मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेकार है। कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, 2 व्हीलर भी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, तो इस तरह का कुछ कंडीशन है। तो समझ में आ रहा है ना कि रूट किस तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। रास्ता जो होता है वो क्लियर होना चाहिए। अब देखो रास्ता किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो वो लोकेशन कैसा है, ठीक है। अब जो सिटीज़ है वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे कभी ख़राब सड़कें मिल ही नहीं सकती, वहाँ पे स्पेशली अच्छी बनाई जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि बहुत सारे हमें मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा हाईफाई होती हैं, ठीक है। उनको भी आना जाना रहता है, एंड जो भी सामान होता है वो भी आना जाना उसका भी बना रहता है, इसलिए रूट्स अच्छे बनवाए जाते हैं। टाउन्स विलेजेस में तो उतने अच्छे नहीं होते, अभी खासकर धीरे धीरे अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन ये सब क्या कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट कर रही है। जहाँ पे रोड अच्छे होंगे वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा। जहाँ पे रोड अच्छे नहीं होंगे वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा। ये हो गया क्लियर सबका। अब देखो आगे क्या हमारे पास, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अब हम देखेंगे कि क्या है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हमारा भाई क्लियर हो गया, उसको 2 फैक्टर्स अफेक्ट कर रही थी। पहला तो था पॉपुलेशन साइज़, जितना बड़ा साइज़ रहेगा पॉपुलेशन का उतना डिमांड बढ़ेगा, जितना अच्छा रूट रहेगा उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे क्या हमारे पास, कम्युनिकेशन में क्या है, इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। इसमें क्या होता है, ट्रांसमिशन किस चीज़ का होता है, वर्ड्स का होता है, मैसेजेस का होता है, फैक्ट्स का होता है एंड आइडियाज़ का होता है, ओके। या तो ये हैंड के द्वारा कैरिड किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा, बोट के द्वारा, रोड के द्वारा, रेल के द्वारा, एयर के द्वारा, डिपेंड्स ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सब कहाँ डिपेंडेंट है, कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। ये सब क्या करने वाले हैं, कैरी करने वाले हैं, तो समझ लो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिस पे हमारा कम्युनिकेशन डिपेंडेंट है। तो ये जो बात हो गई भाई, ये पहले की बात हो गई। पहले चिट्ठियों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा जाता था, एनिमल से भेजा जाता था, बोट से भेजा जाता था, कबूतर वाला याद होगा आपको, कबूतरों से भेजा जाता था चिट्ठी, तो वो हो गया, वो भी एक कम्युनिकेशन का जरिया था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चेंजिंग आ चुकी है। अब देखो कैसे चेंजिंग आई है, टेली कम्युनिकेशन में हम पढ़ेंगे। लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये कहाँ से रिलेटेड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं उनसे रिलेटेड। और इसकी वजह से क्या हुआ है, जो कम्युनिकेशन है हमारा वो डायरेक्ट हो गया है और बहुत जल्दी हो गया है, इंस्टेंटेनियस हो चुका है। किसी भी टाइम में किसी भी जगह से हम SMS कर सकते हैं और वो डायरेक्टली हम जिसके पास भेजना चाहते हैं वो पहुँच जाता है, ठीक है। थ्रू द रेडियो, थ्रू द टेलीविज़न, टर्म्ड एज मास मीडिया जिसको बोला जाता है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, ये सब क्या है, ये सब हमारे टेलीकम्युनिकेशंस हैं, ओके। देखो ये तो अभी हमें हमारे नए हैं, इंटरनेट ये सब क्या है हमारा नया है। जो पहले इससे पहले जो थे, जो पास्ट में यूज़ हो रहे थे, वो तो ऊपर हमने देख लिया, एनिमल्स के द्वारा, हैंड के द्वारा, बोट के थ्रू, रोड के थ्रू, रेल के थ्रू, इस तरह से। उसके बाद आया था हमारा टेलीग्राफ, मोर्स कोड, टेलेक्स, ठीक है। उसके बाद हमारा इंटरनेट ये सब आया, न्यूज़पेपर वगैरह। तो हमें पता चल गया टेलीकम्युनिकेशन। अब देखो सर्विसेज पढ़ते हैं भाई। सर्विसेज अकर एट
मेनी डिफरेंट लेवल्स, ये बहुत सारे लेवल्स पे अकर करती है सर्विसेज, बहुत सारे टाइप्स की सर्विसेज होती है, ठीक है। सम आर गियर टू इंडस्ट्रीज, कुछ इंडस्ट्रीज में होती है, कुछ पीपल्स के लिए होती है, कुछ बोथ इंडस्ट्रीज एंड पीपल, ठीक है। ये सर्विसेज होती है हमारी। अब देखो सर्विसेज को भी हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्विसेज हमें मिलती हैं। तो पहला तो है लो ऑर्डर सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज में क्या क्या आता है हमारा भाई, तो ग्रॉसरी शॉप्स हो गए हमारी, लॉन्ड्रीज वगैरह हो गई, ये सब क्या है हमारी लो ऑर्डर सर्विसेज हैं। हाई ऑर्डर सर्विसेज क्या है, अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, ये क्या है हाई ऑर्डर सर्विसेज है, ये क्या है बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। आगे क्या हमारे पास, प्रोफेशनल सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड मैनेजमेंट, ये सब क्या है प्रोफेशनल सर्विसेज हैं। ये प्रोफेशनल डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, मैनेजमेंट वाले होते हैं, ठीक है। ये हाई ऑर्डर हो गया हमारा, ये प्रोफेशनल हो गया। और अब है पर्सनल सर्विसेज, हाउस कीपर्स, कुक्स, गार्डनर्स, ये क्या हमारे पर्सनल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो पर्सनल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमारे घर के लिए। आगे देखो हमारे पास क्या है, पीपल इंगेज्ड इन टर्सरी एक्टिविटीज़। टर्सरी एक्टिविटीज़ में कौन से पीपल इंगेज्ड है, इधर देखो हमारे पास क्या है, इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज अ हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इज एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब देखो जितनी डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा पीपल कहाँ पे एम्प्लॉयड है, सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सर्विसेज में बहुत ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। और लेस डेवलप्ड कंट्रीज में क्या है, पीपल भी लेस ही एम्प्लॉयड होंगे सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारा कौन सी पीपल इंगेज्ड है। आगे देखो टूरिज्म है। टूरिज्म भी हमारा आता है टर्सरी सेक्टर में। टूरिज्म क्या है, इज अ ट्रेवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर देन बिजनेस। ये बिजनेस के लिए उतना नहीं, बट रिक्रिएशन के लिए, मौज मस्ती के लिए, मौज मस्ती के पर्पस के लिए इसको रखा गया टूरिज्म को, ठीक है। आगे क्या हमारे पास, बिकम द वर्ल्ड्स सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी। ये क्या बन गया, वर्ल्ड्स का सिंगल लार्जेस्ट टर्सरी एक्टिविटी इन टोटल रजिस्टर्ड जॉब्स, पूरे रजिस्टर्ड जॉब्स में 250 मिलियन जॉब्स में, एंड टोटल रेवेन्यू 40% ऑफ द टोटल जीडीपी। पूरे टोटल जीडीपी का रेवेन्यू 40% कहाँ से आता है, यहीं से आता है, ठीक है। आगे देखो हमारे पास क्या है, Many local persons are employed to provide services like accommodation, meals, transport, entertainment and special shops serving the tourist. अब टूरिस्ट कहीं घूमने जाते हैं तो उनको मिल्स चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, इंटरटेनमेंट, स्पेशल शॉप्स, ये सारी चीज़ें लोकल पर्सन्स प्रोवाइड कराते हैं, वो भी एम्प्लॉयड होते हैं वहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। आगे हमारे पास क्या है, fosters the growth of infrastructure industries, retail trading, craft industries, ठीक है। ये किस चीज़ के ग्रोथ को बढ़ावा दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज़ को, रिटेल ट्रेडिंग को और क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। इसकी वजह से इनका भी काफ़ी ग्रोथ हुआ है। इन द सम रीजन्स टूरिज्म इज सीजनल। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे टूरिज्म क्या है, सीजनल है, मतलब कुछ ही साल, एक साल में कुछ ही महीना ऐसा होता है जहाँ पे घूमने जा सकते हैं, ठीक है। कश्मीर में भी ऐसा कोई जगह है, बहुत सारे जगह हैं, लद्दाख वगैरह में, जहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ का जो गेट होता है घूमने वाला वो बंद कर दिया जाता है और किसी मंथ में फिर उसको दोबारा से खोला जाता है और टूरिस्ट आने जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि जो टूरिज्म है वो क्या होता है, सीजनल हो जाता है, बिकॉज द वैकेशन पीरियड इज डिपेंडेंट ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन। ये जो वैकेशन पीरियड होता है वो भी किस पर डिपेंड करता है, फेवरेबल वेदर कंडीशन। अब जो वेदर कंडीशन है वो सही होना चाहिए टूरिज्म के लिए, ठीक है। बट मेनी रीजन्स अट्रैक्ट विजिटर्स ऑल द ईयर राउंड। बट कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जो विजिटर्स को क्या करते हैं, पूरे साल अट्रैक्ट करते हैं, मतलब वहाँ पे आप किसी भी साल के किसी भी वक्त आप जाकर के वहाँ पे घूम सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास है टूरिस्ट रीजन्स। अब देखो रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन से टूरिस्ट रीजन्स हमारे पास जो बहुत ज़्यादा फेमस है। वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट, मेडिटेरेनियन कोस्ट के अराउंड में, उसके आसपास जो भी वार्मर प्लेसेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को, वो टूरिज्म के लिए फेमस है। और वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखो है विंटर स्पॉट्स रीजन, फाउंड मेनली इन माउंटेनस एरियाज, वेरियस सीनिक लैंडस्केप्स एंड नेशनल पार्क्स। ये सब भी क्या करते हैं, टूरिस्ट रीजन से यहाँ पे भी लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। हिस्ट्रिक टाउन्स भी अट्रैक्ट करते हैं भाई, देखो बिकॉज ऑफ मॉन्यूमेंट, हेरिटेज साइट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़। हिस्ट्रिकल टाउन्स जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड है हमारी, वैसी टाउन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आर्किटेक्चर जो पुराने होते हैं वहाँ पे लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। अभी हमारे इंडिया में ही देख लो, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है, पुराने टेम्पल्स हो गए, पुराने महल वगैरह हो गए, उनको देखना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो भी क्या हमारा टूरिस्ट प्लेस है, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, कौन से फैक्टर्स हैं जो टूरिज्म को अफेक्ट करते हैं। डिमांड, किस चीज़ के लिए डिमांड,
हॉलीडेज़ के लिए हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली। जो हॉलीडेज़ का डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से। और जो इम्प्रूवमेंट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, मतलब अब जो इम्प्रूवमेंट आई है, जो लोग रहन सहन, पहले के लोग क्या थे, किस चीज़ पे निर्भर करते थे, बहुत ज़्यादा सिर्फ खेती पे निर्भर थे, ठीक है। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया है, उनकी जो लिविंग की स्टैंडर्ड थी वो चेंज हो गई है, ठीक है। अब लोग काम करने के साथ साथ घूमना भी पसंद करते हैं, उनकी जो हॉलीडेज़ है वो भी इंक्रीज हो रही है, उसके लिए डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या करता है, ये भी टूरिज्म को अफेक्ट करता है। इंक्रीज लीजर टाइम, जिसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, लीजर टाइम होता है, वो क्या करेंगे, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, तो उनको घूमना अच्छा लगता है, वो घूमने जाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हमें समझ में आ रहा है, जो डिमांड है हॉलीडेज़ का वो टूरिज्म को अफेक्ट करता है। किस तरह से, तो डिमांड अगर बढ़ रहा है हॉलीडेज़ का, छुट्टियों का अगर डिमांड बढ़ रहा है तो लोगों का घूमने का डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी होती जा रही है, जैसे जैसे ज़िंदगी वैसे वैसे लोग घूमना पसंद कर रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं घूमें, जिनके पास भी लीजर टाइम है वो भी चाहते हैं कि वो घूमें। तो सब क्या कर रहे हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको अफेक्ट कर रहे हैं। अगर उनके पास टाइम ही ना हो तो क्या होगा, टूरिज्म चलेगा, टूरिस्ट कोई भी होगा नहीं, कोई घूमने जाना पसंद नहीं करेगा। किसी की अगर लाइफ अच्छी नहीं हो तो वो जाएगा, नहीं होगा, लीजर टाइम नहीं हो तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सही मायने में क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो टूरिज्म है उसको बैडली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ट्रांसपोर्ट, ये भी अफेक्ट करता है। ये देखो कैसे अफेक्ट करता है टूरिज्म को, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। अब ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव होती जा रही है, रोड सिस्टम भी बेटर बना दिया गया है, एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। तो इसकी वजह से लोग बहुत मतलब दूर दूर तक जा रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। अगर यही नहीं होता तो लोग उतना दूर दूर तक घूमने जाना पसंद नहीं करते, नहीं जाते। तो इन सब फैसिलिटीज़ की वजह से, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फैसिलिटीज़ की वजह से हमारा जो टूरिज्म है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, अफेक्ट हो रहा है। आगे देखो हमारे पास क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। कौन सी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं, क्लाइमेट, ठीक है। मोस्ट पीपल फ्रॉम कोल्डर रीजन्स, जो कोल्डर रीजन से बिलोंग करते हैं वो कहाँ जाना पसंद करेंगे अपने लीजर टाइम में, हॉलीडेज़ में। वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज़, ठीक है, वो बीच हॉलीडेज़ में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे जो क्लाइमेट हो वो वार्म हो। आगे हमारे पास है लैंडस्केप, अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट। अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट कहने का क्या मतलब है, जहाँ पे माउंटेन्स हो, लेक्स हो, स्पेक्टेकुलर सी कोस्ट हो, वो क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केप से समझ में आ गया कि अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, उससे क्या होता है, टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। आगे हमारे पास हिस्ट्री एंड आर्ट। अब हिस्ट्री एंड आर्ट से रिलेटेड चीज़ है, जो एंशियंट पिक्चर्स होती हैं, एंशियंट टेम्पल्स वगैरह हो गए, वो सब क्या करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और एंशियंट टाउन्स वगैरह, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। आप देखो कल्चर एंड इकोनॉमी है, वो भी अफेक्ट करती है, कैसे, हमारे टूरिस्ट को। देखो ये है हमारा कल्चर एंड इकोनॉमी। अट्रैक्ट टूरिस्ट विथ अ पिंकेंट फॉर एक्सपीरियंसिंग इथनिंग एंड लोकल कस्टम्स। कल्चर कैसे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, कहीं का कल्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अलग होता है, डिफरेंट होता है थोड़ा, लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ पे कॉस्ट भी थोड़ा क्या होता है, लो होता है, तो लोग उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ठीक है। तो कल्चर एंड इकोनॉमी भी अफेक्ट करता है टूरिस्ट को, घूमने जाने के लिए अट्रैक्ट करता है, ठीक है। आगे हमारा मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया, ठीक है। अब मेडिकल सर्विसेज की हम बात कर लेते हैं। अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। आप देख सकते हो कि 2005 में ट्रीटमेंट के लिए यूएसए से 55,000 पेशेंट्स कहाँ आए थे, हमारे इंडिया आए थे, ओके। आगे क्या हमारे पास, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या हुआ है, एक लीडिंग कंट्री बन चुका है मेडिकल टूरिज्म के लिए, मतलब कि घूमने के साथ साथ लोग यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने आते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। आपके बुक में लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन, एक बार देख लेना आप। मैंने वैसे ही बताया है कि अगर घूमने के साथ साथ लोग जब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, ओके। आगे देखो क्या हमारे पास, tourism brings abundant benefits to developing countries like India, Thailand, Singapore and Malaysia। ये जो टूरिज्म है, ठीक है, वो बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है हमारी जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए, जैसे इंडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया और मलेशिया हो गया, ओके। आगे हमारे पास हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज। जो हमारे इंडिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेडिकल सर्विसेज हैं वो क्या है, किस तरह से परफॉर्म करती हैं, तो रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस, ये होता है, टू इंटरप्रेटिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, MRIs एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट। ये स्पेशली करवाने के लिए लोग दूसरे
जगह से दूसरी कंट्री से आते हैं। ओके, तो टर्सरी एक्टिविटी भाई देखो हमारा ख़त्म हो चुका है, हम आ चुके हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व सम ऑफ द फॉलोइंग द कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन और ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इवन द प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल सा अगर हम समझे तो जो हमारा क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ है वो क्या है, वो है सेंटर अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट एंड मे बी सीम एज एडवांस्ड फॉर्म ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या होता है, इसमें टर्सरी एक्टिविटी से थोड़ा सा हाई लेवल का स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, टेक्निकल स्किल्स होते हैं, इसमें डेवलपमेंट एंड रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसमें तो उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टर्सरी में आपने देखा कहीं, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, लेकिन इसमें होता है। ओके, आगे देखो हमारे पास क्या है, आगे है क्विनरी एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारा ये आ जाता है, इसमें क्या है, सर्विसेज दैट फोकस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़, जिसमें क्या होते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, और एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को भी क्या किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है, नए नए क्रिएशन पे फोकस करा जाता है। डाटा इंटरप्रिटेशन होता है एंड द यूज़ एंड इवैल्यूएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ की इवैल्यूएशन होती है और उनका यूज़ करना शुरू किया जाता है। ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई जाती है क्विनरी एक्टिविटीज़ में। इनको गोल्ड कॉलर प्रोफेशन रेफर करा जाता है। तो भाई देखो यहाँ पे गोल्ड कॉलर लिखा हुआ है, ब्लू कॉलर भी हमने पढ़ा था सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। तो अभी हमारे बुक में बहुत सारे, जैसे कि रेड कॉलर था, वाइट कॉलर था एंड ब्लू कॉलर था, गोल्ड कॉलर था, उसके अलावा पिंक कॉलर था एंड और पता नहीं क्या क्या था। तो आप एक बार चेक करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो गोल्ड कॉलर वाले होते हैं उनका प्रोफेशन क्या होता है, रेड कॉलर वाले का क्या होता है, पिंक कॉलर वाले का क्या होता है, वाइट कॉलर वाले का क्या होता है। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स। क्विनरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स आते हैं, पॉलिसी मेकर जो भी पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो भी हमारे कंट्री में चलती है, जो भी डिसीजंस चलाए जाते हैं, उनको बनाने वाले जो भी लोग आते हैं वो कहाँ आते हैं, क्विनरी एक्टिविटीज़ में। ठीक है, अब हमारा आ गया आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। अब देखो आउटसोर्सिंग का यूज़ क्यों होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग का, ये दूसरी को दिया जाता है। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्टिंग है इसमें जो काम होता है वो किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाता है जो बाहर की होती है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि जो पैसा होता है उसमें कम लगता है। ठीक है, रिड्यूस कॉस्ट। ओके, और जो एफिशिएंसी होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, इसलिए। अब देखो इसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आउटसोर्सिंग की वजह से। इधर देखो लिखा हुआ है, रिजल्टेड इन ओपनिंग सेटअप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉल सेंटर्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉल सेंटर्स में बनाए जा रहे हैं। लिस्ट में हमारा इंडिया का नाम भी था, इसके अलावा कौन कौन से नाम थे वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पे, आप एक बार जा करके ज़रूर चेक कर लेना कि कौन कौन से ऐसे जो हमारे क्या थे कंट्रीज़ थे जहाँ पे कॉल सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है, अब कॉल सेंटर्स की वजह से क्या हो रहा है, इन कंट्रीज़ में जहाँ पे कॉल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इंडिया हमारा शामिल है इसमें, उसकी वजह से क्या हो रहा है, नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सी कंट्रीज़ में आ रहा है आउटसोर्सिंग, ज़्यादातर जहाँ पे चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल है। ठीक है, सस्ते में स्किल्ड लेबर्स जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो हमारे इंडिया में भी बिल्कुल वैसा ही है। अब देखो जो बचा रह गया है वो है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, opportunity is emerging from the information and communication technologies based on development is unevenly distributed across the ग्लोब। पूरे ग्लोब में जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या सारे कंट्रीज़ में एकदम इक्वल बटी हुई है, बिल्कुल भी नहीं, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमारे इंडिया में कम है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। ठीक है, और कहीं पे बहुत ज़्यादा कम है अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, स्पेशली टेक्नोलॉजीज़ और डेवलपमेंट को लेकर के। तो अब भाई देखो ये जो बीच में जो दरारें आ रही है ना, डेवलप्ड कंट्रीज सर्च्ड फॉरवर्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग्ड बिहाइंड एंड दिस इज़ नोन एज डिजिटल डिवाइड। ये जो बीच में जो दरार आ रही है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो आगे की ओर बढ़ रही है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो पीछे ही रह जा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। ओके, तो गाइज़ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा का पूरा एंड कोई भी चीज़ इसमें नहीं बचा रह गया है। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको क्लियर करा दूंगी। ठीक है, एंड इसको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, आगे भी हम एक बार इसको रिविज़न कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले, बट उससे पहले हम सारे टॉपिक सारे चैप्टर्स एक बार कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम रिविज़न करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।